Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am Saira Awan, your computer teacher. Welcome to another exciting lecture of computer science. This is your second lecture from series of chapter number 1, that is Fundamentals of Computer. Today we will be discussing about generations of computer, which is taken from your textbook Computer Science grade 9 published by National Book Foundation, and the topic is written on page number 11 to 13. You can open your books in front of you for reference. So basically the question is what we will be discussing in today's lecture. Previously we had discussed about the evolution of computers. History of computers is a chain that runs from the ancient abacus and analytical engine of the 19th century through the modern computers of present age. It is generally divided into 5 generations. Each generation of computer is characterized by major technological developments of that time. So in today's lecture we will discuss all those generations and what were the technology that was used in that generations. In today's lecture, we will discuss about the features of first generation, second generation, third generation, fourth generation, and we will also understand the technologies used in fifth generation of computers and understand the advantages of next generation on the previous one. टॉपिक को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि जनरेशन किसे कहते हैं. जनरेशन का वर्ड जनरेट से निकला है, जिसके मायने है प्रोड्यूस करना, यानी पैदा होना. यानी अगर वो चीज़ मार्केट में जिस वक्त प्रोड्यूस हुई है वो उसकी जनरेशन कहलाती है. फॉर एग्जांपल आईफोन 12 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है मार्केट में, तो आईफोन 12 की अगर जनरेशन लिखी जाएगी तो क्या लिखी जाएगी, 2020 या 2019 से लेके जब तक आईफोन 12 के बाद आईफोन 13 नहीं आ जाता तब तक जितने साल होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आईफोन 12 की जनरेशन कहलाएंगे. सो द टर्म जनरेशन मीन हाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. In the 20th century, electricity was developed, which was the major development of that time. This led to the rapid development of computers. अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जनरेशन्स कौन कौन सी थी और उनमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई. सबसे पहली जनरेशन जो थी, यानी कि सबसे पहले जो कंप्यूटर्स बनाए गए या मार्केट में लाए गए, वो तकरीबन 1940s से 1950s के दौर में लाए गए, और इन कंप्यूटर्स को हमने नाम दिया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. अब इनमें हमने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की, वो टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स की पिक्चर आपको तस्वीर में नज़र भी आ रही होगी अपनी स्क्रीन पे, जो छोटी छोटी ट्यूब्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रही है. अच्छा, वैक्यूम ट्यूब्स के साथ हम करते क्या थे कि इनको हम ये बहुत हज़ारों की तादाद में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके सर्किट की शक्ल दी जाती थी, जिसका काम होता था कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, क्योंकि कंप्यूटर्स को बनाया ही इसी मकसद के लिए गया था कि वो कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकें. अब आजकल के जो दौर में हम चीज़ें सेव करते हैं, अपना डाटा स्टोर करते हैं, वो कहाँ स्टोर करते हैं, रैम में, रोम में, हमारी यूएसबी डिवाइस होती हैं या हमारी और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, हम उसमें अपना डाटा सेव करते हैं. लेकिन इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो डाटा स्टोर किया जाता था वो मेमोरी ड्रम्स में किया जाता था, जिनका साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता था. अब एक सवाल जहन में आता है कि हमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल ही क्यों करना पड़ा, इसके अलावा कोई हमें चीज़ क्यों समझ में नहीं आई. तो अब समझते हैं कि वैक्यूम ट्यूब किसे कहते हैं. ऐसी ट्यूब जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो ऑन या ऑफ़ हो सके, यानी इसके ज़रिए हम किसी बल्ब को ऑन या ऑफ़ करा सकते हों. अब आपने ये सोचना है कि ये ऑन एंड ऑफ़ का ताल्लुक़ कंप्यूटर के साथ कैसे हो सकता है. जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर्स एक ऐसी मशीन है जो लॉजिक के ऊपर काम करती है, यानी ट्रू और फॉल्स के ऊपर काम करती है. तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश थी जो 1-0 या ऑन ऑफ के ज़रिए डाटा को रिप्रेजेंट कर सके. सो वी यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स. अब ये हुआ कैसे, ये जो आपको नज़र आ रही हैं वैक्यूम ट्यूब्स, इनके ऊपर बल्ब हुआ करते थे और इसके अंदर पूरी सर्किट लगे हुए होते थे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए ये पूरी चीज़ें, ये पूरा जो वैक्यूम ट्यूब है ये काम कर रहा होता था. अब जैसे ही बल्ब ऑफ हुआ तो इसने रिप्रेजेंट किया उसको 0 से, जैसे ही बल्ब ऑन हुआ तो इसका मतलब 1 रिप्रेजेंट होगा. ऑफ का मतलब होता है 0 और ऑन का मतलब होता है 1. अब आपको लास्ट में ब्लू बॉक्स में एक चीज़ नज़र आ रही होगी 0 1 0 1 1.
इसने क्या रिप्रेजेंट किया, जैसे ही बल्ब ऑफ हुआ तो इसका मतलब 0, जैसे ही बल्ब ऑन हुआ जो ट्रांजिस्टर इसके ऊपर वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर लगा हुआ था तो उसने क्या रिप्रेजेंट किया 1। इसी तरह जैसे ही बल्ब ऑफ हुआ 0, जैसे ही बल्ब ऑन हुआ 1, दोबारा बल्ब ऑन हुआ उसके साथ वाला 1। तो ये तरतीब से 5 बल्ब्स थे जिन्होंने ऑन ऑफ करके हमें बताया कि मेरे पास इस वक्त डाटा क्या मौजूद है। तो ये जो 0101 यानी कि बिट्स का जो पैटर्न है इसको हम कहते थे मशीन लैंग्वेज। जैसे आजकल हमारी ज़ुबान है ना इंग्लिश में किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम चीज़ों को, ABCD से। उर्दू में हम अलिफ बे पे इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मशीन लैंग्वेज वो ज़ुबान है जिसमें जो भी आप अपना डाटा या जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो वो 0101 की ज़ुबान में रिप्रेजेंट की जाती थी। अब ये जो 0101 है जो बल्ब की सूरत में हमें पता चला है, ये हमें एक डाटा बता रहा है। इसके पीछे कुछ चीज़ छुपी हुई है, ये जिसको हम डाटा कहते हैं। ये कोई मैसेज भी हो सकता है, ये कोई नंबर भी हो सकता है, ये कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। ये समझ किसको आएगा, जिसको मशीन लैंग्वेज या 01011 की ज़ुबान समझ में आएगी। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अगले ही लेक्चर्स में 0101 की लैंग्वेज को सीखेंगे भी, ताकि आप लोग कभी अगर सीक्रेट कोई शेयर करना हो एक दूसरे दोस्तों के साथ, आप बजाय इंग्लिश में उर्दू में आप मशीन लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं। तो वो भी हम बहुत जल्द देखेंगे या बहुत जल्द सीखेंगे। तो ये जो मशीन लैंग्वेज है ये आम इंसानों के समझने के काबिल नहीं थी या बहुत मुश्किल थी, सिर्फ एक्सपर्ट लोग इसको समझ सकते थे। तो उस जनरेशन्स के कंप्यूटर का ये सबसे बड़ा नुकसान था कि उसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी जो आम यूज़ के लिए या आम लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं थी या आम लोगों के समझने के लिए पॉसिबल नहीं थी। अच्छा, एक और डिसएडवांटेज भी इसका ये था कि इनका साइज़ बहुत बड़ा था। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पूरे रूम साइज़ के ये कंप्यूटर्स हुआ करते थे। तो ये आम घरों में इस्तेमाल के लिए नहीं थे, ये किसी एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। अब इसका एक और ये भी नुकसान हो गया, अब आजकल के कंप्यूटर्स आप एक मकसद के लिए तो नहीं इस्तेमाल करते ना, आप उससे सर्चिंग भी कर रहे हो, गेम्स भी खेल रहे हो, डाउनलोड भी कर रहे हो, आप उससे पूरी मशीनरी फैक्ट्रीज़ भी चला रहे हो, उस पर सारा आपका डाटा आ रहा है, बैंक्स में काम हो रहा है, यानी कि वो एक वक्त में कई काम कर सकता है। लेकिन ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे ये एक वक्त में एक ही काम कर सकते थे। अब जैसे ही आपने अपना एक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली, तो अब आपने इसको रेस्ट देना है, इसका पूरा डाटा पहले ख़त्म होगा, फिर ये दोबारा से रीप्रोग्राम होकर दोबारा से चलेगा अगले किसी काम के लिए। तो ये इतना ज़्यादा रिलायबल उस ज़माने में नहीं था, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी ईजाद थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी मशीन इस तरह की नहीं थी जो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के फ़ायदे तो थे ही उस ज़माने के लिए, लेकिन नुकसानात भी थे। इसके अलावा एक चीज़ इसमें और थी कि ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते थे। अब जैसे आपने बल्ब देखा हो, बल्ब ऑन ऑफ होता है, बल्ब आप थोड़ी देर के लिए ऑन करके रखें और उसको टच करें तो वो गर्म हो जाता है ना, तो क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ भी जब हज़ारों की तादाद में हमने वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, जिसको अक्सर कूल करने के लिए 2-3 दिन तक इस मशीन को काम करने से रोक दिया जाता था। ये मशीन पहले कूल डाउन होती थी, फिर उसको दोबारा से काम में लाया जाता था। और दूसरा ये कि अभी हम डिटेल में आगे इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। मैं आपको एक एक मशीनरी की पिक्चर दिखाऊंगी कि इसके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी या ये जो मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे जिसके अंदर हम अपनी मेमोरी या चीज़ें स्टोर करते थे, वो किस टाइप के होते थे। पहले कंप्यूटर्स जो 2 बनाए गए थे वो किस टाइप के थे और उनकी पिक्चर्स या वो किस तरह के दिखते थे। लेकिन उससे पहले हम जनरेशन्स का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये किस टाइप के कंप्यूटर्स इन जनरेशन्स में डेवलप हुए। तो ये तो थी आपकी फर्स्ट जनरेशन कि पहले जनरेशन में किस किस टाइप के कंप्यूटर्स बनाए गए, उसमें क्या खामियां थी। आपने डिसएडवांटेजेस को बहुत गौर से देखना है ताकि आपको पता चले कि फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या बेहतरी लाई गई इन डिसएडवांटेजेस को जहन में रखते हुए। 1956 से 1960s के दौर में जो कंप्यूटर्स आए हम उनको सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का नाम देते हैं। इस दौर में न्यू टेक्नोलॉजी जो आई थी उसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। आप अपनी पिक्चर पे, आप अपनी वीडियो में राइट कॉर्नर पे टॉप पे आप कुछ पिक्चर छोटी छोटी सी डिवाइसेस देख रहे होंगे, इनको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी इसने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आई उस दौर में, क्योंकि इससे पहले जो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स थी जिससे उनका साइज़ बहुत बड़ा हो गया था। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये बहुत स्मॉल डिवाइस होती थी जो कि बनाई जाती थी सिलिकॉन से। अब सिलिकॉन क्या है?
सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, यानी कि ऐसा मटेरियल जो कभी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और कभी नहीं करता। हमने अभी तक छोटी क्लासेस में दो मटेरियल पढ़े हैं, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास कर दे, और इंसुलेटर वो जो ना इलेक्ट्रिसिटी पास करे ना हीट पास करे। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो दोनों काम कर सकता है। कभी चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी जब ज़रूरत हो तो हम इलेक्ट्रिसिटी को रोक भी सकते हैं और हीट को रोक भी सकते हैं, और कभी चाहें तो हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास भी करने दे सकते हैं। ये इस टाइप का स्पेशल मटेरियल था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेमीकंडक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स थी तो सही, फिर हम सेमीकंडक्टर के ज़रिए ये सारे ट्रांजिस्टर की क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो 0-1 पर काम करता है, क्योंकि हमारा जो बेसिक मकसद है वो है कंप्यूटर बनाना, और कंप्यूटर की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो 0-1 पर काम करती है। तो ये जो सेमीकंडक्टर था इसके अंदर क्या सलाहियत थी कि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी तो ये 1 रिप्रेजेंट करता था, और जब इलेक्ट्रिसिटी को हम रोकते थे तो ये 0 रिप्रेजेंट करता था। और ये 1 और 0 कंप्यूटर को क्या समझाते थे, उसको समझाते थे कि ये डाटा है, इसको तुमने प्रोसेस करना है या इसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। अच्छा, उस ज़माने में जो सबसे मशहूर कंप्यूटर आया था वो था IBM 1620, जो कि उस वक्त कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हुआ, और लोगों ने जो पुराने जो फर्स्ट जनरेशन के कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स थे, उनको कॉम्प्लेक्स सिस्टम थे, उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस वाले कंप्यूटर्स को अपने यूज़ में लेके आए। अब सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या था कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से साइज़ बहुत बड़ा हो गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का। तो ट्रांजिस्टर से सबसे बड़ा रेवोल्यूशन क्या आया कि इनका साइज़ जो पहले रूम साइज़ जितने बड़े हुआ करते थे वो थोड़े से बेहतर हो गए, यानी कि इनका साइज़ फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा कम हो गया। इसके अलावा मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं इसमें हम हीट को रोक भी सकते हैं और जब चाहें तो हीट फ्लो भी करवा सकते हैं। तो इनकी वजह से सबसे ख़ास चीज़ क्या हुई कि जो पहले कंप्यूटर्स बहुत हीटअप हो जाया करते थे, ट्रांजिस्टर्स की वजह से वो जो हीट कैपेसिटी है उनकी वो कम हो गई, यानी कि ये इतने ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते थे। दूसरी चीज़ ये कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स थे, लेकिन इनमें एक तो साइज़ कम हो गया, दूसरा ये कि ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए था सिलिकॉन, वो सिलिकॉन हमें आम हर जगह से अपनी पूरी यूनिवर्स से बहुत इजीली मिल जाता है। हमारी मिट्टी के अंदर एक स्पेशल केमिकल या मटेरियल होता है जिसको हम सिलिकॉन कहते हैं, वो ईजीली मिल जाता था। तो इसलिए ये जो कंप्यूटर्स है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। आते हैं ज़रा एक नज़र देख लेते हैं कि ये IBM 1620 किस टाइप का कंप्यूटर था, इसकी क्या स्पेशलिटी थी। सबसे पहली चीज़ तो जैसा कि आप तस्वीर में ही देख सकते हैं कि इसका साइज़ जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनसे बहुत कम है। जो पहले 1 रूम जितने बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे ये उससे बहुत कम साइज़ में है। और दूसरा ये कि आप देख सकते हैं कि सामने इसके कुछ बटन्स हैं जिनसे हम इनपुट दिया करते थे, और स्क्रीन टाइप कुछ चीज़ है जिससे हम आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, और जिसके पीछे जो फंक्शनैलिटी पूरी परफॉर्म हो रही है वो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था वो ये था कि इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत आसान हो गई। याद है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पिछले उसमें जनरेशन में कि 10 वाली लैंग्वेज यूज़ होती थी। अब वो मेरे और आपके समझने के लिए मुश्किल है, तो जाहिर है हम कंप्यूटर के अंदर मज़ीद बेहतरी का काम नहीं कर सकते थे, तो हमने उस लैंग्वेज को मज़ीद आसान बनाने के लिए एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई जिसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते थे। अब इनमें फ़र्क क्या है, मशीन लैंग्वेज में सारी बातें 0-1 की ज़ुबान में होती हैं, असेंबली लैंग्वेज में उस 0-1 को इन्होंने आसान बना के सिंबल्स की फॉर्म में या मेमोनिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो आप सिंबल लिख सकते हो MUL, ये उस 0-1 से आसान है ना। इसी तरह आपने डिवाइड करवाना है तो आप लिख सकते हो DIV, बजाय इसके कि आप 0-1 में पूरा काम करो, आपने उसको सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो थी चीज़ कि आपने 0-1 को 10 को असेंबली लैंग्वेज में, यानी कि आपने उसको मेमोनिक सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके समझने के लिए आसान हो गई। जब आपके समझने के लिए आसान हो गई तो अब आपने कंप्यूटर्स को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनाए। तो इस दौर की जो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी वो यही थी कि बेहतर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसका नाम था फोर्ट्रैन। अब ये क्या चीज़ थी, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, जो इंसानों के समझने के लिए बहुत आसान है। हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेजेस की तरह भी काउंट करते हैं, यानी कि इसमें आप सिंबल्स से ज़्यादा हमारी आम सादी जो इंग्लिश होती है उस टाइप के बीच में इसमें कमांड्स थी। जैसे आप लोग Ctrl+C करते हो, कंट्रोल भी करते हो, ये इंग्लिश की कमांड्स है ना। तो इस चीज़ को
जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें ज़्यादातर इंग्लिश की वर्ड्स में हम स्टेटमेंट्स या कमांड्स दिया करते थे। तो ये जो पूरा दौर था जो 1950s और 1960s का दौर था जिसमें सेकंड जनरेशन बनाए गए, ये कंप्यूटर्स के लिए बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। अब हम देखेंगे कि इसको मज़ीद बेहतर कैसे बनाया गया। आप लोग वीडियो रोक के सोच सकते हैं खुद से कि अगर आप उस दौर में होते तो आप इसमें मज़ीद क्या चीज़ बेहतर कर सकते थे। क्या आपने इसके नुकसानात भी देख लिए कि ये अभी भी साइज़ में कुछ तो बड़ा है, ऐसा तो नहीं है जो आप कंप्यूटर अभी यूज़ कर रहे हो उस जितना तो नहीं है ना। तो ऐसा क्या हम करें कि इसका साइज़ कम हो जाए। ये जो हीट अभी भी प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन पहले से कम है लेकिन कर तो रहा है, तो उसको हम मज़ीद कैसे कम करें। तो आप वीडियो रोक के सोचें कि अगर आप इस दौर में होते तो आप इसमें क्या एडवांसमेंट्स लेकर आते। सेकेंड जनरेशन के बाद जो थर्ड जनरेशन आई यानी कि 1960s से 1970s के दौर में जो कंप्यूटर्स मार्केट में लाए गए उनको हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। अच्छा, अब इस पूरे अरसे में हमने एक ऐसी डिवाइस ईजाद की जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते थे। अब इसे इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें 3 डिवाइसेस यानी कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर्स तीनों को इंटीग्रेट यानी कि इकट्ठा करके एक छोटी सी चिप में डाला गया। वो चिप आपके सामने राइट साइड पे टॉप पर आपको नज़र भी आ रही होगी जिसकी बहुत सारी नीडल्स नुमा लेग्स भी मौजूद हैं। तो इस चिप में क्या था, ये तीनों डिवाइसेस ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर को इकट्ठा लगाया गया था, जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये चिप जिससे कंप्यूटर की ओवरऑल जो स्पीड या परफॉर्मेंस थी वो बहुत बेहतर हो गई थी। उस वक्त IBM ने 360 सीरीज़ के जो कंप्यूटर्स लॉन्च किए थे उसमें ख़ास बात ये थी कि उनमें IC चिप्स लगाई गई थी। अब इनका फ़ायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि इनसे हीट बहुत कम हो गई। और हीट कम, जैसे पहले बहुत ज़्यादा हीट हुआ करती थी जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन्स की कंप्यूटर्स थे, उनकी वजह से सर्किट जो थे वो बार बार जल जाया करते थे, तो इतने रिलायबल नहीं थे। लेकिन इनसे क्या हुआ कि जो हमारी हीट रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि इसमें रजिस्टर लगा हुआ है जिसका काम ही यही है कि वो हीट फ्लो या करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है जो एक्सेसिव करंट या हीट होते हैं। तो इससे हीट कंट्रोल हुई। दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या था कि इनका साइज़ पिछले वाले जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से उनसे भी बहुत कम हो गया इनका साइज़। और तीसरा जो सबसे रेवोल्यूशनरी फ़ायदा था वो ये था कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए एक बेंचमार्क सेट कर गया। इसके अलावा इसमें हमें आपको नज़र आ रहा होगा कि कीबोर्ड टाइप कुछ चीज़ नज़र आ रही होगी। तो इस दौर में सबसे पहले इनपुट के लिए कीबोर्ड ईजाद किए गए थे जिनसे इनपुट देना बहुत आसान हो गया था। इसके अलावा आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो उसमें क्या था कि मॉनिटर स्क्रीन भी इस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिससे हम जो भी कंप्यूटर्स को कमांड दिया करते थे वो कमांड हमें नज़र आ रही होती थी। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी। इसके अलावा ये जो कंप्यूटर्स हैं, पिछले जो कंप्यूटर्स थे वो एक वक्त में कोई एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की ये स्पेशलिटी थी कि वो एक वक्त में कई डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कर सकते थे। 1970 से लेकर अब तक जो कंप्यूटर्स हमारे पास चल रहे हैं उनको हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में काउंट करते हैं, या उनको हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कहते हैं, जिसमें जो टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं उसमें इंटेल पेंटियम लिखा हुआ है। ये छोटी सी स्क्वायर शेप चिप्स जो हैं ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स थी। अच्छा, ये बनती कैसे थी? ये बहुत सारे ICs जो हमने थर्ड जनरेशन में यूज़ किए थे उनको एक साथ इंटीग्रेट इकट्ठा करके ये चिप बनाई जाती थी। ये जो बहुत सारी ICs को हम इकट्ठा कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को या इस चीज़ को हम कहते हैं VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ों को इकट्ठा किया गया। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैं ये साइज़ में बहुत छोटी थी, यानी कि आपकी एक हथेली जितनी आ सकती हैं। कभी आपके घर में कोई पुराना लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो तो आप उसको खोल के देख सकते हैं कि उसमें ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स लगी हुई होंगी। तो जो आजकल के हमारे कंप्यूटर्स हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी हम करंटली यूज़ कर रहे हैं वो जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। अब ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स ने क्या काम किया? ये वो चिप्स हैं जो सिलिकॉन वैली यानी कि जिनका स्टार्ट जो था वो सिलिकॉन वैली से हुआ था। यानी कि इससे हमें एक लफ्ज़ जहन में आता है सिलिकॉन वैली। ये अमेरिका की एक जगह थी जहाँ से इन चिप्स का बनना स्टार्ट हुआ, और आज बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो वहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और बहुत एडवांस लेवल तक कर रही हैं। हम सुनते हैं ना कि कोर i5, कोर i7, तो ये सब क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स की एडवांसमेंट है, यानी कि उसी चिप में थोड़ी थोड़ी मज़ीद बेहतरी करके
हर साल एक नई हमें टेक्नोलॉजी सुनने को मिलती है। जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली सुना होगा कि i9 आए हुए हैं चिप्स, तो ये सब क्या है, इसी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स की एडवांसमेंट है जो डेवलप कहाँ हो रही हैं, सिलिकॉन वैली में। अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स है, इसमें 3 क्वालिटीज़ थी। अब वो 3 क्वालिटीज़ या 3 प्रॉपर्टीज़ क्या थी? सबसे पहले हाई स्पीड, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी, जो पिछले 3 जनरेशन्स हम पढ़ चुके हैं। आपने प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस भी किया है, आपके सामने जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स मौजूद हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकती है। आपने स्क्वायर रूट, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी हो तो ये सब इन आपके जो हाथ में कंप्यूटर्स मौजूद हैं, घर में हैं, इनसे बहुत ईजीली हो सकती है। इस छोटी सी चिप को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर के जितने मामलात हैं वो सब इस माइक्रो प्रोसेसर चिप के ज़रिए हैंडल हो रहे हैं। इसके अलावा इसकी तीसरी खास चीज़ ये थी कि ये मल्टीटास्कर है, यानी कि एक वक्त में कई सॉफ्टवेयर्स एक साथ रन हो सकते हैं। पिछले जो हमने कंप्यूटर्स पढ़े थे वो किसी स्पेशलाइज पर्पस के लिए यूज़ होते थे, लेकिन ये जो कंप्यूटर्स हैं ये हम एक वक्त में कई सॉफ्टवेयर्स एक साथ रन कर सकते हैं। आपने किए हुए भी हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक टैब पे गेम खेल रहे हैं, एक पे आपका म्यूज़िक प्लेयर ऑन हुआ हुआ है, तो ये सब सॉफ्टवेयर्स एक साथ काम कर रहे हैं, ये पहले कंप्यूटर्स में पॉसिबल नहीं था। दूसरी बड़ी एक छोटी सी लिमिटेशन कह लें, एक छोटा सा प्रॉब्लम इस जनरेशन की कंप्यूटर्स में है, वो ये है कि ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, यानी कि खुद से कोई फैसला नहीं कर सकते। हम जो इनको इनपुट देंगे ये उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। कंप्यूटर खुद से ऑन नहीं हो सकता जब तक हम उसको इनपुट के तौर पे बिजली प्रोवाइड ना करें लाइट स्विच को ऑन करके। तब तक क्या कंप्यूटर खुद से ऑन हो सकता है? क्या कंप्यूटर खुद से किसी को ईमेल सेंड कर सकता है कि इस बंदे को कहीं जाना है या जॉब की ज़रूरत है, तो मैं कंप्यूटर जो हूँ खुद ही ईमेल सेंड कर देता हूँ? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। अब कंप्यूटर सिर्फ आपके घरों में नहीं है और बहुत सारी जगहों पे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि गाड़ी खुद से चलना शुरू हो गई? अब के दौर में ये हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है इसको आपने सोचना है कि क्या ये पॉसिबल है कि कंप्यूटर खुद से फैसला कर सके, खुद से अपने काम कर सके, बजाय इसके कि हम हर चीज़ के लिए बटन दबाकर उसको कमांड दें। तो क्या ये पॉसिबल है या ये हो चुका है और किस हद तक हो चुका है, या आपके जहन में कौन सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ कंप्यूटर्स खुद एफिशिएंटली अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं? क्या आजकल के दौर में ये सब हो रहा है, या अगर पॉसिबल है कि हम आने वाले दौर में ऐसे कंप्यूटर्स बनाएं जिनको हमें कमांड देने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद हमारे हर काम इजीली सॉल्व करके दे दें? तो इस बारे में आपने सोचना है। तब तक आप इस वीडियो को पॉज करें, सोचें, फिर हम नेक्स्ट जनरेशन को डिस्कस करेंगे जो इसी चीज़ पे बेस करती है कि कंप्यूटर्स डिसीजन मेकिंग यानी कि खुद से कैसे अपनी सोचने की सलाहियत को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। जो सवाल मैंने अभी आप लोगों से पूछा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंप्यूटर्स खुद से अपने फ़ैसले कर सकें, जिसका जवाब आपने सोच लिया होगा यकीनन। तो जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हो रहा है। तो जो जनरेशन अभी मौजूद है और इस जनरेशन पे रिसेंटली काम हो रहा है और इन फ्यूचर इसमें बहुत एडवांसमेंट के चांसेस हैं, तो इस जनरेशन को हमने 5th जनरेशन का नाम दिया है, जिसका टाइम पीरियड जो है हम उसको फ्यूचर टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि आने वाले दौर में कुछ ऐसे कंप्यूटर्स बनेंगे जो खुद से अपने डिसीजंस ले सकें, हमें उनको कमांड ना देनी पड़े। और इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो है जनरेशन के कंप्यूटर्स, ये फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस को डिसाइड करते हैं। अब खुद से डिसीजन लेने की इनमें सलाहियत है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें एक ब्रांच है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि हम कंप्यूटर को पहले से कुछ डाटा प्रोवाइड करते हैं जिसको वो खुद से समझता है, पढ़ता है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना काम परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, हमने बहुत सारे डाटा, यानी कि हमने एक कंप्यूटर लिया, उसको पहले से बहुत सारा डाटा दिया बीमारियों से रिलेटेड, यानी कि ये बंदा है, इसको खांसी होगी तो हो सकता है इसको उस खांसी के साथ साथ ज़ुकाम भी हो, और अगर ये दोनों सिम्टम होंगे तो यकीनन इसको जो है फ्लू हुआ होगा या चेस्ट इन्फेक्शन होगा। तो हमने पूरी बीमारियों की जो डिटेल है कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किस एज के बंदे हो सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, एज हो, किस इलाके से बिलोंग करते हों, वो उनके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, किस किस्म की बीमारियां होंगी, ये सब डाटा हमने मशीन को प्रोवाइड कर दिया। अब मशीन ने क्या काम किया, उसको सीखा, उसको समझा खुद से। अब जब आप उसको कोई पेशेंट लेके जाओगे, अब डॉक्टर के पास नहीं, डायरेक्ट आप उस मशीन के पास लेके गए कि तुम इसके सिम्टम्स सुनो और फिर बताओ। तो आपने कंप्यूटर में टाइप किए कि भाई मुझे जो है सर में दर्द हो रहा है, मुझे जो है बॉडी पेन भी हो रहा है। अब कंप्यूटर ने अपने जो डाटा सीखा था उसने उससे जज किया कि आपको जो है आपको मलेरिया हुआ है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग, जिसमें हम मशीन्स को
कुछ डाटा प्रोवाइड करते हैं बहुत बड़ी तादाद में, जिसको वो सीखता है और सीख के फिर आपको खुद से रिज़ल्ट जनरेट करके देता है। आने वाले जो दौर में कंप्यूटर्स होंगे उनकी शक्ल कुछ रोबोट्स टाइप की होगी, जिनको हम पहले से कुछ चीज़ें डाटा प्रोवाइड करके सिखा देंगे और वो उनके अकॉर्डिंग काम परफॉर्म करेंगे। ये काम आज के दौर में हो रहा है और बहुत रैपिडली हो रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि चाइना में या जापान में जो सर्विंग होती है, यानी कि होटल में जो आपको खाना सर्व कर रहे हैं वो रोबोट्स कर रहे हैं। कुछ इलाकों में कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां रोबोट्स खाना सर्व कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? वो भी एक तरह के कंप्यूटर्स हैं जिनको पहले से सिखाया गया है कि आपने खाना कहाँ जाके सर्व करना है, आपको टेबल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा तो आपने कौन से टेबल नंबर पर कैसे जाना है। तो ये सारी चीज़ें उसको सिखा दी हैं। अब वो कंप्यूटर खुद से डिसीजन ले रहा है कि मैंने राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, तीसरे टेबल पे ये वाला खाना ले जाके सर्व करना है। तो ये प्रैक्टिकली हो रहा है आजकल के दौर में। इसके अलावा आपने टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग मोड कार्स का सुना होगा, जिनको आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं आप उनको सिर्फ एड्रेस बता देते हैं, वो खुद से ड्राइव करके ट्रैफिक को भी देखती है, रास्ते को भी देखती है और ख़ुद ही आपको सेफली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है। तो ये सब एडवांसमेंट जो हो रही हैं कि आने वाले कंप्यूटर्स में ह्यूमन वर्क जो है बहुत कम हो जाएगा और मशीन्स ऑटोमेटिकली अपना काम खुद ब खुद परफॉर्म कर रही होंगी। इवन कई जगहों पे ये जो फूड डिलीवरी का काम होता है जापान में, वहाँ क्या है कि आप सिर्फ उनको रोबोट्स के ऊपर सामान रख देते हैं, उसके अंदर डाटा यानी कि एड्रेस जो है वो फीड कर देते हैं, वो खुद सामान ले जाकर रोबोट जो है अपने कस्टमर को पहुँचा देता है। तो ये काम कैसे हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हो रहा है। ये बहुत बड़ी ब्रांच है जिसको आइंदा अगर आप गौर से समझें, पढ़ें, इसको अपनी फील्ड के तौर पर चूज़ करें तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं और बहुत मज़े की फील्ड भी है कि आप रोबोट्स के ऊपर और ऐसी मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो खुद से एडवांसमेंट यानी कि खुद से सेल्फ लर्निंग करके आपके काम को आसान बना रही है। लेकिन इसके चंद नुकसानात भी हैं। जैसे एक रिसेंटली कुछ अर्सा पहले 2 रोबोट्स का जिक्र आया था न्यूज़ में कि उन 2 रोबोट्स को मशीन लर्निंग सिखाई गई, उनके अंदर खुद से सीखने की, डिसीजन मेकिंग की सलाहियत पैदा तो हो गई, लेकिन उन 2 रोबोट्स ने आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट की और एक दूसरे के साथ सीखते हुए एक नई लैंग्वेज दरियाफ़्त की। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई, उस लैंग्वेज में वो कन्वर्सेशन करना शुरू हुए और उस कन्वर्सेशन को जब डीकोड किया गया तो पता चला कि वो आपस में ये बात कर रहे थे कि हम इस दुनिया पे कब्ज़ा भी कर सकते हैं या हम इसको रूल भी कर सकते हैं या किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये क्या थी? उन्होंने अपनी सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन से सीखा, समझा और इतनी एडवांसमेंट आ गई कि अब वो इंसानों की तरह सोचने की सलाहियत रखते हैं। आपने एक रोबोट का नाम सुना होगा, सोफिया का। वो क्या है? ह्यूमन रोबोट है, इंसानी शक्ल का एक रोबोट है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे वो आपको आंसर देगा। उसके इवन एक्सप्रेशंस भी हैं कि वो हैप्पी, सैड, इस तरह के एक्सप्रेशंस भी दे सकता है। तो कंप्यूटर्स को इंसानी सोच देने का जो अमल है वो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर हो रहा है। अभी हम एक वीडियो के ज़रिए भी देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या और हम इसके अंदर क्या क्या एडवांसमेंट ला सकते हैं और इसने हमारी दुनिया को किस तरह चेंज कर रही है और आगे इन फ्यूचर करेगी। Up till now, we have discussed the 5 generations of computers, starting from the first generation, in which the technology that was used was vacuum tubes. Then came the second generation computers with the advancement in the technology that uses transistors. After that, integrated circuits (IC) chips were developed in the third generation of computers. Currently, we are using microprocessor chips in our computers, that is known as 4th generation of computers, and the work is still going on in the 5th generation computers, in which the technology that we are using is artificial intelligence. So let's have a look how the world will look in the recent years after the advancement in the artificial intelligence.
Let's have a brief overview of generations of computers. They have evolved over so many years from large size machines to handheld devices.
There are 5 generations of computer. The first generation, which period was 1940 to 1956, in which the technology or hardware that was used was vacuum tubes, and the magnetic drums were used for memory. Punch cards were used for inputs, and paper tapes were also used for input into the machines. Similarly, machine language was used that we have already discussed, that works on 0101 format, that was difficult to understand for human beings. And examples are Universal Automatic Computers, also known as UNIVAC. Another example is Electronic Numerical Integrator and Calculator, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. These were the examples of first generations, and the few characteristics that we have studied are: it was expensive and to operate and use lot of electricity, it generates a lot of heat, it solved only one problem at a time, the computation time was in milliseconds, it was huge in size, even taking up entire rooms. Then next is second generation, whose time period was 1956 to 1963. In this, the technology that was introduced was transistor. Magnetic cores were used as memory that you can see in front of you. These were the magnetic cores, and magnetic tape was also used as memory. Magnetic disk was introduced in second generation of computers. Punch cards were used similarly as first generation to input the instructions into the computers. And the second advancement was assembly language were introduced, in which we use mnemonics instead of 0101 लैंग्वेज, यानी कि हम इसमें सिम्बल्स की फॉर्म में डेटा एंटर करते थे, बजाय इसके कि हम 0101 की फॉर्म में कंप्यूटर्स को कोई भी कमांड दें. इसके अलावा जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो PDP-8, आपके सामने एक पूरा सिस्टम मौजूद है जो सेकंड जनरेशन की एग्जांपल है. इसी तरह IBM कंपनी ने 1401, CDC 1604, और जो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था लेकिन फर्स्ट जनरेशन से कम. इट रिक्वायर्ड मेंटेनेंस बट लेस देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. इनकी कंप्यूटेशन स्पीड माइक्रो सेकेंड्स में थी. ट्रांजिस्टर आर स्मॉलर इन साइज टू एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स, दस द साइज ऑफ द कंप्यूटर इज़ ऑल्सो रिड्यूस. यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का साइज़ वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से बड़ा था, ट्रांजिस्टर का अपना साइज़ छोटा है, तो कंप्यूटर्स का साइज़ भी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन रिड्यूस हुआ. Then the next one is third generation, whose period was 1964 to 1971, in which the technology that was introduced was IC chips, known as integrated circuit made of silicon, known as semiconductor chips. In this generation, keyboard and monitors were introduced for the very first time. The high-level languages that were used was Fortran, COBOL, Pascal, BASIC, and C. These were the high-level languages that were introduced in third generation computers. Examples are IBM 370, PDP-11, and the characteristics of these generations are the speed and efficiency of computers was increased, they use less power and generate less heat. The cost of the computer reduced significantly because of the reduced size. The maintenance cost was also low. The computation speed was in nanoseconds, much faster than the second generation computers. The size of these computers were also reduced as compared to the second generation computers. These points we have already discussed in the previous lecture, in the previous slides, but we are just reviewing these for our knowledge. The fourth generation is 1971 to the present era. The technology that was introduced is microprocessor. This is known as the brain of computer, as we have already discussed. Semiconductor memory was introduced, यानी कि RAM और ROM जो हमारे पास आई है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आई है. इससे पहले हम मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ कर रहे थे. इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर हमारे पास फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी.
जो अब तक हमारे कंप्यूटर्स में मौजूद हैं। इसके अलावा माउस एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, ये सब 4th जनरेशन कंप्यूटर्स की ही टेक्नोलॉजी में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक MS-DOS एंड MS विंडोज़ वर यूज। GUI यानी कि जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप आइकन्स देख रहे हैं, ये सब कहलाते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इससे पहले हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की कमांड्स देखा करते थे, लेकिन अब हम अपने कंप्यूटर्स पर आइकन्स को बाकायदा देख सकते हैं। तो ये जो आइकन्स वाला सिस्टम है, ये कहलाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके अलावा इन कंप्यूटर्स में इंटरनेट की भी सहूलत मौजूद है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हैं। ये वो स्टार्टिंग के 4th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। IBM ने जो 1981 में बनाया, इसके अलावा एप्पल ने जो 1984 में इंट्रोड्यूस किया। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर माइक्रो प्रोसेसर हैज़ मेड द कंप्यूटर स्मॉलर एंड चीपर। पोर्टेबल यानी कि आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। दे जनरेट मच लेसर हीट एंड रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस एज़ कम्पेयर टू द प्रेडिसेसर्स, यानी कि पिछले कंप्यूटर से रिलेटेड कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। और कंप्यूटेशन स्पीड इज़ इन पिको सेकेंड, यानी कि सबसे हाईएस्ट स्पीड की कंप्यूटर्स इस वक्त हमारी जनरेशन में मौजूद हैं। द लास्ट वन इज़ 5th जनरेशन, द प्रेजेंट एंड द नेक्स्ट एरा। In this generation, artificial intelligence was introduced. The main purpose is that 5th generation computers, they want to simulate human way of thinking. The use of parallel processing and superconductors is helping to make artificial intelligence a reality. It is used to make devices that respond to natural language input and are capable of learning and self-organizations. They are supposed to behave like humans. These were the 5 technologies that we have studied so far. उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। टॉपिक को समझने के बाद अब चलते हैं रिटन वर्क की तरफ। क्लास 9 और क्लास 8 दोनों के स्टूडेंट्स को रजिस्टर लेना है और रजिस्टर पर ही अपना काम मुकम्मल करना है। चाहे 8 के स्टूडेंट्स 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 8 के स्टूडेंट्स जो हैं वो 9th में जो बच्चे आए हैं वो 8 में यही कंप्यूटर की बुक पढ़ चुके हैं और रिटन वर्क भी कर चुके हैं, लेकिन आपको 9th में नए सिरे से न्यू कॉपी के ज़रिए आपने दोबारा से काम कंप्लीट करना है, जैसे आपको बताया गया है या जैसे आपको इस वीडियो में मैं अभी समझाऊंगी। तो चाहे 9 क्लास के स्टूडेंट्स हैं या 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों को APS मोनोग्राम का रजिस्टर लेना है। रजिस्टर में क्योंकि आपका काम ज़्यादा है तो कॉपीज़ जब आप लेंगे तो वो बार बार ख़त्म हो जाएंगी और आपकी 2 से 3 कॉपीज़ बन जाएंगी जो आपके लिए संभालना मुश्किल है। तो एक ही रजिस्टर लीजिएगा मोनोग्राम वाला, जिसमें आप जो है अपना सारा काम मुकम्मल करेंगे। काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपनी कॉपी का एक पेज छोड़ेंगे और उसके बाद आपने इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स किस तरह बनाना है? अगर तो आपकी कॉपी में पहले से बॉक्सेस बने हुए हैं इंडेक्स के तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बने हुए तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे इंडेक्स, जिसमें सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर का होगा, फिर डेट, टॉपिक, टीचर सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर। ये इंडेक्स एज इट इज़ अपनी कॉपी पर बनाइएगा। यहाँ तक कि जो डेट्स और टॉपिक लिखे हुए वो भी आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं। और इंडेक्स के बाद आपने 3 पेजेस छोड़ने हैं और 3 पेजेस छोड़कर आपको अगला काम स्टार्ट करना है। इंडेक्स से पहले आपने एक पेज लाजमी छोड़ना है और इंडेक्स के बाद आपने 3 पेज लाजमी छोड़ने हैं और उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है। इंडेक्स के बाद सबसे पहले जो चीज़ आपने 3 पेजेस छोड़ के करनी थी वो है आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी, जो सब क्लासेस को 2-2 करके दी गई थी। यानी कि मैंने 8 को और 9 को 2 एक्टिविटीज़ दी थी, लेकिन आपको दूसरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक को भी कर सकते हैं। अच्छा, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी का आप टाइटल पेज बनाकर आपने उसके अंदर लिखना, कॉपी पे कुछ नहीं लिखना, आपने ये पूरी एक्टिविटी आंसर शीट पे करनी है। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे करके दिखाई भी है, तो आपने वो कॉपी पे आंसर शीट पे करें या आप कंप्यूटर शीट्स पे करें, जैसे आपको आसानी लगे। आपने वो करके कॉपी के अंदर लगा के फ़िलहाल रख देनी है, ना स्टेपलर करनी है ना ग्लू लगाना है। वो मैं ख़ुद चेक करके आपकी कॉपीज़ में स्टेपलर करूँगी, लेकिन आपने उसको लगाने के लिए पेज छोड़ देना है, ताकि जब मैं चेक करूँ तो मैं उसको वहीं स्टेपलर कर दूँ या मैं उसको ग्लू से पेस्ट कर दूँ। तो आपने इंडेक्स के बाद 3 सफ़े छोड़कर ये एक्टिविटी आपने वहाँ लगानी है। अच्छा, एक्टिविटी के बाद आप सबसे पहले जो है, जैसे हम उर्दू में जाल बनाते हैं या इंग्लिश में वेब बनाते हैं, तो ये वेब आपके सामने मौजूद है। बहुत नीट बनाइएगा, ब्लैक पेन, ब्लू पेन की मदद से बनाइएगा, गंदा ना कीजिएगा वेब, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक पेज पे आना चाहिए। आप चाहें तो पेज को मोड़कर भी बना सकते हैं। अगर आपके सीधे रजिस्टर पे ये बड़ा वेब नहीं आएगा तो आप पेजेस को टर्न करके भी, हॉरिजॉन्टल में भी करके बना सकते हैं।
इसके बाद आपने सबसे पहले टॉप पर अगले पेज पे टॉप पे लिखना है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, टॉपिक का नाम, और उसके नीचे ये तस्वीर आप बना तो नहीं सकते हैं, तो आप इसको प्रिंट करवा कर चिपकाएंगे वहाँ पर, ठीक है। आपने प्रिंट करवा के पेस्ट करवाना है। मैं ये तस्वीरें आपको PDF में दे दूँगी। तो ये तस्वीर आपको पूरी टॉपिक का नाम लिखकर सबसे पहले पेस्टिंग करनी है। उसके अगले पेज पर आपने ये सवाल करने हैं 2। पहला क्वेश्चन आपको दे दिया है। इसी तरह जब आप पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो मार्कर से ये लाइन, जिस तरह मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है, आपने यही लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट करना है। जहाँ क्वेश्चन 2 ख़त्म हो जाए उसके नीचे आपने कोई काम फ़िलहाल नहीं करना है। आपने नेक्स्ट पेज से ये टॉपिक लिखना है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इस टॉपिक में आपको सबसे पहले ये तस्वीर चिपकानी है। ये तस्वीर भी आप प्रिंट करवाएंगे क्योंकि ये आप ड्रॉ नहीं कर सकते, मैं ये आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगी। जब आप पेस्टिंग कर लेंगे तो उसके नेक्स्ट पेज से ये आपको कुछ सवालात दिए गए हैं, जैसे डिस्क्राइब द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपने ये एज इट इज़ हेडिंग्स के साथ और पॉइंट्स में बना के लिखना है। इसके बाद दूसरा सवाल है डिस्क्राइब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन की नंबरिंग का ख्याल रखिएगा कि जैसे नंबरिंग इसमें दी हुई है आपने एज इट इज़ वही नंबरिंग और उसी तरह हेडिंग्स और सब कुछ एज इट इज़ लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सवाल है डिस्क्राइब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये पूरा सवाल भी आपको एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ में उतारना है। इसके बाद आपका सवाल है डिस्क्राइब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये सवाल भी आपको एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतारना है। इसी तरह फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसी तरह पॉइंट्स बनाइएगा, इसी तरह हेडिंग्स लिखिएगा। और जब सारे सवाल आपके कंप्लीट हो जाएं तो उसके नीचे आपने कुछ नहीं लिखना, बल्कि आपने लास्ट पेज पे आखिरी नए सफ़े पर ये पूरा चार्ट आपने बनाना है। चाहें तो आप इसका प्रिंट करवा सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, ऑप्शन है। आप चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं या चाहें तो इसको एज इट इज़ कॉलम बनाकर लिख लें। तो ये सारा काम आपने इसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कंप्लीट करके मुझे संडे तक आपने चेक लाजमी करवाना है। उसके बाद क्योंकि आपके जो 30% मार्क्स हैं वो आपके ऑनलाइन असेसमेंट में जाने हैं फर्स्ट बाय मंथली के। जो आप ऑनलाइन काम जमा कराएंगे उसकी मार्किंग की जाएगी और वही आपकी फर्स्ट बाय मंथली में काउंट होगी। तो उसको आपने टाइम पे कंप्लीट करना है, दोनों 9th और 8th के स्टूडेंट्स ने।